How was the weekend? कहाँ तक किया था हम लोगों ने लास्ट? बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था ना, बेसिक नेटवर्क कवर कर लिया था। नेटवर्क मीडिया डिवाइसेस से करना था। By the way, new guy joined today. Aman Kumar है। Aman, are you there? He just joined. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। एक ये टॉपिक हम लोग का नेटवर्क मीडिया एंड डिवाइसेस, उसके बाद से फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं लैन केबल्स। लैन केबल्स जब मैं कराऊंगा तो प्रॉपर कैमरे वगैरह लगा के कराऊंगा, इसका सेटअप पूरा लगा के। नेटवर्क मीडिया एंड डिवाइसेस शुरू करते हैं। आपके इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि मैसेज कैसे कन्वे करें, क्या रूल्स होती हैं किसी कम्युनिकेशन की, यही सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सोर्स क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है, चैनल क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सोर्स, चैनल एंड डेस्टिनेशन। बहुत ही सिंपल है, जैसा इसका नाम है हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भी मैसेज कन्वे करना होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो जो कन्वर्सेशन इनिशिएट करता है, कोई इंफॉर्मेशन जो दे रहा होता है, वो इंसान सोर्स कहलाता है। वो मैसेज जहां तक पहुंचना होता है, जो उस मैसेज को रिसीव करता है, वो डेस्टिनेशन कहलाता है। और जिस माध्यम से ये मैसेज ट्रेवल करके फर्स्ट पर्सन से नेक्स्ट पर्सन तक जा रहा होता है, वो चैनल कहलाता है, मीडियम कहलाता है। ह्यूमंस के साथ तो ऐसा ही होता है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन नेटवर्क्स में भी यही होता है। नेटवर्क में कोई एक होस्ट आपका सोर्स की तरह फंक्शन करेगा और वो मैसेज को इनिशिएट करेगा, किसी माध्यम से, किसी मीडियम से, किसी ट्रांसमिशन मीडियम से वो मैसेज कन्वे होके रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर उसे रिसीव करके डिस्प्ले करा देगा। लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, मैं आपका और अपना एग्जांपल लेता हूँ। मुझे आपसे अगर कोई बात करनी है, ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स जो हम लोग ध्यान भी नहीं देते, लेकिन वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट तो होते हैं ना। जैसे अ कॉमन लैंग्वेज, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उसी भाषा में बात करूंगा जो भाषा आपको आएगी, ठीक है। अगर मुझे नहीं आती होगी तो फिर एक मिसकम्युनिकेशन होगी। मैं आपसे जर्मन में बात करूं, आपको जर्मन ना आती हो, तो एक तरह से ये कोई एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे भी सिस्टम्स एक सेम प्रोटोकॉल फॉलो करने होने चाहिए। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों सेम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होने चाहिए। चलिए देखते हैं इनका क्या कहना है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनी नेटवर्क इज टू प्रोवाइड अ मेथड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। किसी भी नेटवर्क का सबसे प्राइम फंक्शन यही होता है, मेन पर्पस यही होता है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह तक
कम्युनिकेट करा पाए। From the very earliest primitive humans to the most advanced scientists of today, sharing information with others is crucial for human advancement. आदिकाल से ये चीज चली आ रही है कि बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होता, कम्युनिकेशन करनी ही पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन कन्वे करनी पड़ती है। All communication begins with a message or information that must be sent from one individual or device to the another. The methods used to send, receive, and interpret message change over time as technology advances. मेन फंक्शन ये है कि किसी एक मैसेज या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, लेकिन इसके जो तरीके हैं टाइम टू टाइम और इम्प्रोवाइज होते गए। बहुत पहले क्या होता था, गुफाओं में लोग लिखा करते थे, पत्थरों से रगड़ रगड़ के डिजाइन्स बनाते थे, उससे कोई एक मीनिंग निकलती थी। आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, ट्वीट करते हैं, ठीक है। ऑल कम्युनिकेशन मेथड हैव 3 एलिमेंट्स इन कॉमन। जो कोई भी कम्युनिकेशन मेथड हो, 3 एलिमेंट्स तो कॉमन होंगे। द फर्स्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स इज द मैसेज सोर्स। एक सोर्स जो मैसेज इनिशिएट करेगा, और सेंडर जो भी मतलब सेंड कर रहा होगा। मैसेज सोर्स आर पीपल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट नीड टू कम्युनिकेट अ मैसेज टू अदर इंडिविजुअल और डिवाइसेस, ठीक है। द सेकंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज द डेस्टिनेशन और रिसीवर ऑफ द मैसेज। द डेस्टिनेशन रिसीव द मैसेज एंड इंटरप्रेट्स इट। A third element is called a channel, provide the pathway over which the message can travel from the source to the destination. ये चीज मैंने अभी आपको बताई है कि सोर्स, चैनल और डेस्टिनेशन ये सबसे बेसिक 3 एलिमेंट्स हैं किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, क्या देखिए, फॉर ह्यूमंस के लिए क्या कैसे टेक्निक होती है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। एक इंसान एक मैसेज सोर्स होता है। ट्रांसमीटर मतलब अपने मान लो कि आप मेरे सामने खड़े हो, मैंने आपसे कुछ बात करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं कोई चीज बोलूंगा, बोलने का मतलब है कि मेरे वोकल कॉर्ड से कुछ वाइब्रेशन क्रिएट होगी, जिनके हेल्प से कुछ साउंड वेव क्रिएट होंगी, जो एयर के थ्रू मतलब ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ट्रेवल करेंगी, रिसीवर के कानों में वो वेव जाएगी, उसे वो रिसीव करेगा उस वाइब्रेशन को, और फिर उसके ब्रेन में जाएगा। ऐसे ही होता है, हम सब लोगों ने इतनी फिजिक्स तो पढ़ी है, ऐसे ही होता है, ठीक है। यही तो होता है, कुछ और होता है। आप लोग एक्टिव हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। नींद आएगी तो बता देना, नींद आएगी तो बता देना। मुझे नहीं लगता नींद आनी चाहिए, इतना बोरिंग टॉपिक भी नहीं है। ओके, कंप्यूटर्स में कैसे होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक अगर कोई मैसेज कन्वे कराना होता है तो वन सिस्टम विल एक्ट एज अ मैसेज सोर्स, ठीक है। वो एक मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, किसकी हेल्प से? एक ट्रांसमीटर की हेल्प से, ठीक है, मे बी NIC, ठीक है। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम के हेल्प से, मतलब जो भी बीच में जो भी चैनल है, मे बी वो लैन केबल है, ठीक है, मे बी कोएक्सियल केबल है,
उसके थ्रू वो ट्रांसमिट होगा, दूसरे सिस्टम का एनआईसी उस मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीवर, फिर वो डेस्टिनेशन पे मतलब इससे प्रोसेस होके इसकी स्क्रीन पे वो मैसेज पहुंचेगा। सिंपल, दोनों का बिल्कुल सेम ही फंडा है, दोनों का बिल्कुल सेम ही तरीका है। ठीक, अब आते हैं रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? रूल्स, यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं प्रोटोकॉल। In any conversation between two people, there are many rules or protocols that the two must follow in order for the message to be successfully delivered and understood. Among the protocols for successful human communication are, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो सेंडर और रिसीवर की आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अग्रीड अपॉन मीडियम और चैनल, दोनों सेम ही ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हो, या कंपैटिबल ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हो, दोनों को पता हो कि इसी रास्ते से हमारा मैसेज जाना या रिसीव होना है। अब फेस टू फेस अगर ह्यूमंस के लिए कहो, फेस टू फेस या टेलीफोन या लेटर या फोटोग्राफ। फेस टू फेस में अच्छा आप खुद सोचिए कि यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उससे कोई बात कह रहे हैं तो ठीक है, वो बात सुन लेगा, समझ लेगा। लेकिन आप खड़े हैं, आपका फ्रेंड वहां नहीं है, वो 2 किलोमीटर दूर है, वो फोन पे उसको सुन रहा है और आप यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं, क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। टेलीफोन, इधर से आप टेलीफोन करेंगे तो उधर से वो टेलीफोन ही से ही वो रिसीव करेगा, रिप्लाई करेगा। लेटर, जब आप लेटर भेजेंगे तो वो लेटर ही पढ़ेगा, वो टेलीफोन फिर नहीं उठा के देखेगा। आप लेटर भेज रहे हैं, वो टेलीफोन लगा के बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मोड, स्पोकन, रिटन, इलस्ट्रेटेड, इंटरैक्टिव और वन वे। एक जो आपका कम्युनिकेशन मोड है वो अप्रोप्रिएट है, कॉमन लैंग्वेज, दोनों को सेम लैंग्वेज आती हो, ठीक है। ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका जो मैसेज हो वो गार्बेज मैसेज ना हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है। आप जो भेज रहे हैं उसका एक प्रॉपर कोई लॉजिक निकलता हो, या मीनिंगफुल मैसेज हो, तब तो जाके वो, अभी आगे इसका एग्जांपल भी आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीड एंड टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, इसका मतलब है आप जो स्पीड पे मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो सामने जो बैठा है वो भी उसी स्पीड पे मैसेज को रिसीव कर रहा हो, जिस टाइम पे आप मैसेज को कन्वे कर रहे हैं उस टाइम पे रिसीव कर रहा हो। सो दीज आर द फ्यू रूल्स फॉर एनी कम्युनिकेशन। You can consider it for humans or you can consider it for systems. Almost both are same. ठीक है? Imagine what would happen if no protocols or rules existed to govern how people communicate with each other. अगर imagine करो वो टाइम जब मतलब कोई प्रोटोकॉल्स ही नहीं होते, कोई रूल्स ही नहीं होती। यहाँ पे एक पैराग्राफ का एग्जांपल दिया है, लेट मी शो यू दैट पैराग्राफ। एक विदाउट प्रोटोकॉल ये पैराग्राफ है, इसमें मान लो कोई प्रोटोकॉल लगे ही नहीं है, कोई रूल्स लगे ही नहीं है। कैसे रूल? ना पंक्चुएशन मार्क है, ना ग्रामर है, ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं है। इसको पढ़ के देखो, ह्यूमंस कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं क्या, एक तरह से गार्बेज ही लग रहा है विदाउट प्रोटोकॉल। एक जनरलाइज करके आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पे अगर कुछ रूल्स फॉलो कर दिए जाएं, ठीक है, कुछ रूल्स अगर फॉलो कर दिए जाएं, जैसे पंक्चुएशन, प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर वर्ड स्पेसिंग, ठीक है, तो इससे कुछ एक मीनिंग निकल गया। यहाँ पे देखो वही आपका प्रोटोकॉल्स के साथ, रूल्स के साथ, पंक्चुएशन भी लगा है, ग्रामर भी सही है, वर्ड स्पेसिंग भी सही है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करना, इसको पढ़ना ज्यादा आसान होगा। अच्छा, sorry. Protocols are specific to the characteristics of the source, channel and destination of the message.
हर मतलब जैसे भी सोर्स, चैनल और डेस्टिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल्स लगते हैं। ठीक है, मे बी आप किसी दूसरे चैनल का यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें स्लाइटली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, किसी और में कोई दूसरे प्रोटोकॉल लग रहे हैं। ठीक है, the rules used to communicate over one medium like a telephone call are not necessarily the same as communication using another medium such as letter। अब ये तो एक जनरल सी बात है कि जो रूल्स, जो प्रोटोकॉल्स आपके टेलीफोन कॉल पे इंप्लीमेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि वो एक लेटर पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, दोनों पर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं। प्रोटोकॉल define the details of how the message is transmitted and delivered. This include issue of message format, message size, timing, encapsulation, encoding, standard message pattern। अब प्रोटोकॉल क्या क्या चीजें डिफाइन कर सकता है मैसेज को ट्रांसमिट करने में। इसमें से एक होता है मैसेज फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट का एग्जाम्पल है, फॉर्मेट का मतलब है डिजाइन, आपके मैसेज के लिखने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो आप पेज देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन मैंने अपनी शेयर की हुई है, ऊपर एक नाइलेट का लोगो लगा है, यहाँ पे टॉपिक की हेडिंग है, यहाँ पे पेज नंबर है, यहाँ पे होम बटन लगा हुआ है, यहाँ पे आपका पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है, ये एक डिजाइन है। ठीक है, दूसरी चीज है मैसेज की साइज। आपका जो मैसेज है उसकी साइज क्या होगी, वो डिपेंड करता है आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे। जो कोई भी मैसेज होता है, हमें पता है कि जब हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जब हम कन्वे कर रहे होते हैं तो वो मैसेज हो सकता हो कि कई छोटे छोटे सेक्शंस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट दिया जाए। ठीक है, जिनको हम कहते हैं पैकेट्स, डेटा पैकेट्स। ठीक है, अब उन पैकेट्स की क्या साइज है ये भी डिपेंड करता है आपके ट्रांसमिशन मीडिया पे, किस तरह की ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। टाइमिंग, मैसेज कब आपका इनिशिएट हो रहा है, कब रिसीव हो रहा है। ठीक है, एनकैप्सुलेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, अच्छा ये वर्ड थोड़ा सा किसी के लिए अगर ट्रिकी लगे तो मैं आपको बहुत हिंट दूं इसको समझने के लिए। एनकैप्सुलेशन अक्सर भूल जाता है ये वर्ड। किसी भी जैसे आप कोई लेटर भेजते हैं तो लेटर को आप ऐसे लेटर, ऐसे पेज निकाल के ऐसे लिख के नहीं भेजते हैं। आप क्या करते हैं, उसे एक एनवलप में डालते हैं। ठीक है, जो एनवलप उसको कवर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। दवाइयाँ होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, तो मेन दवा एक ऊपर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर होती है, एक ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लेयर लगी हुई होती है। ऐसे ही मैसेज को भी एक पैकेट में, पैकेट के फॉर्म में रखा जाता है। इसी चीज को कहते हैं एनकैप्सुलेशन। एनकोडिंग, व्हाट इज एनकोडिंग, कोई बताएगा? एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनीवन? सर किसी प्राइवेट या प्राइवेट की से कोई मैसेज को अगर इनकोड कर दिया जाए तो फिर वो पब्लिक की से डिकोड हो जाता है। वो ये है सिस्टम है इसका भी। की का तो आपने सही बताया, लेकिन किससे एनकोड होता है, किससे डिकोड होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। सर अगर किसी पर्टिकुलर इसमें ना फॉर्मेट में, मतलब उन्होंने डिजाइन किया होता है कि कैसे ए को किस वर्ड में उन्होंने ट्रांसफर करना है, मतलब एनकोड करना है। वो एनकोडिंग कैसे, थोड़ा सा लेमैन और थोड़ा सा एडवांस दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज एनकोडिंग। पहले लेमैन ही बता देता हूँ कि हम सभी लोगों ने स्कूलिंग की है, कॉलेज भी किया है। कॉलेज में हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं थोड़ा सा कोडेड भाषा में, किसी टीचर का नाम ही रख दिया जिसको आप समझते हैं, नहीं तो आपका फ्रेंड समझता है। अक्सर ऐसा होता है, आप अगर उसके सामने भी बोल दें तो भी उसको पता नहीं चलता, किसी का भी नाम रख देते हैं ना। जब हम मैसेज को, कोई एक बहुत ही प्राइवेट मैसेज को किसी एक ऑथेंटिक यूजर तक डिलीवर करना चाहते हैं
तो उस मैसेज को हम एक एल्गोरिदम से या किसी टेक्निक से हम उसे एनकोड कर देते हैं, ताकि वो एनकोडिंग जो भी हमने जिस भी तरीके से उस मैसेज को हमने चेंज किया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला जहां जहां मैं ए लिखूं, ए को तुम 1 समझो, बी को 2 समझो, सी को 3 समझो, ठीक है। और ये जो मैंने एक एल्गोरिथम बताया, a = 3, b = 2, c = 3, जो भी है, ये या तो हमको पता है या मेरे फ्रेंड को पता है। बीच में अगर कोई इंसान उस मैसेज को ट्रेसपास भी कर लेता है तो भी ये स्ट्रक्चर उसके पास नहीं होगा कि उस मैसेज को ये समझ पाए। ठीक, क्लियर हुआ? तो सर इसमें फिर स्पेशल हैश नहीं किया जाता डाटा? हाँ, इनको पब्लिक की और प्राइवेट की के हेल्प से, दोनों की मदद से इसको एनकोड किया जाता है। पब्लिक की सबके पास होती है, कॉमन होती है, और प्राइवेट की आपकी सिर्फ ऑथेंटिक यूजर की अपनी अलग अलग होती है। जब तक ये दोनों की नहीं लगेगी तब तक ये मैसेज नहीं ओपन होगा, ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, यस सर। फिर आते हैं स्टैंडर्ड मैसेज पैटर्न। स्टैंडर्ड मतलब कॉमन, जो मैसेज पैटर्न सेंडर यूज कर रहा है वही मैसेज पैटर्न रिसीव। Many of the concepts and rules that make human communication reliable and understandable also apply to the computer communication। ये चीज मैं आपको बताई थी कि ह्यूमंस के लिए जो जो फैक्टर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं वही फैक्टर्स आपके कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए भी वैलिड। यहाँ उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किन किन चीजों का। चलिए, मैसेज एनकोडिंग थ्योरेटिकली समझ लेते हैं इनके अकॉर्डिंग क्या है। वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू सेंडिंग अ मैसेज इज एनकोडिंग इट। Written words and picture are spoken language. Each use a unique set of code, sound, gesture, and symbol to represent the thought being shared. कोई भी मैसेज जब हम भेजते हैं, वर्ड्स हुए, पिक्चर हुए, लैंग्वेज हुआ, सब एक यूनिक सेट ऑफ कोड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। Encoding is the process of converting thoughts into language, symbols or sound for transmission. अब वो चीज मैंने एनकोडिंग जो बताई और ये बताई एक ही चीज है, अलग नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे विचार होते हैं, मैं ही आपको ये मैसेज एनकोडिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं से चुपचाप बैठा हूँ और शक्तिमान की तरह मेरे मन से निकल के आपके मन में चला गया। मैं अपने जो भी थॉट्स हैं, इन थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, शब्दों में इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। उन शब्दों को फिर मैं वॉइस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वॉइस में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैं उसे आगे डिलीवर कर रहा हूँ, जिसे माइक के थ्रू फिर आप तक पहुंच रहा है ट्रांसमिट। तो मैंने एक्चुअली में क्या किया, यहाँ पे भी एनकोडिंग ही की। वर्ड्स को, पिक्चर्स को, लैंग्वेज को, मैंने इसको थॉट्स को शब्दों में पिरोया, उन शब्दों को फिर मैं बोल रहा हूँ। अब कंप्यूटर्स में कैसे होता है आगे अभी देखते हैं। डिकोडिंग रिवर्सेस दिस प्रोसेस इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट द थॉट। डिकोडिंग जस्ट इसी का अपोजिट है। ये जो हमने वर्ड्स में ये चीजें अभी डिलीवर करी थी, ठीक है, वर्ड्स को रिसीव करके फिर वो ब्रेन में थॉट्स बन के पहुंच जाता है। Imagine a person is watching sunset and then calling someone else to talk about how beautiful the sunset looks. To communicate the message, the sender must first convert or encode their thoughts and perception about the sunset into words. मुझे ही बताना है कि आज का सनसेट बड़ा प्यारा है, तो इसे अब जब मैं फोन पे बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली इसे मैं वर्ड्स के थ्रू ही डिस्क्राइब करूंगा। The words are spoken into the telephone using sounds and inflections of spoken language, and that convey the message. On the other end of the telephone line, the person listening to the description receives and decodes the sound in order to visualize the image of the sunset described by the sender. ठीक है, मैंने वर्ड्स में एक्सप्लेन किया
उस पूरे सिनेरियो को सामने वाले बंदे ने उन वर्ड्स को रिसीव किया साउंड के फॉर्म में और फिर अपने ब्रेन को भेजा। मैं ये चीज देखो, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबको पता है कि कैसे बात करते हैं। अब इतने बार आप लोग बड़े हो गए, ये थोड़ी मैं बताऊंगा कि बातें कैसे करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये चीज मैं पूरा डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस फैक्टर से, इन फैक्टर से आप कंप्यूटर की कम्युनिकेशन को कोरिलेट कर सकते हैं। Encoding also occurs in computer communication. Encoding between hosts must be in an appropriate form for the medium. Messages sent across the network are first converted into bits by the sending host. अब यहाँ आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर पे हमने ट्रांसमिशन कर ली है किसी डेटा की, तो वो जो भी डेटा है उस डेटा को पहले कन्वर्ट करते हैं बिट्स में। Each bit is encoded into a pattern of sound, light waves और electrical impulses. अब जितने बिट्स हैं वो सारे बिट्स एनकोड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मीडिया बीइंग यूज्ड। सपोज दैट हम एक ट्विस्टेड पेयर यूज कर रहे हैं, मतलब लैन केबल के थ्रू कर रहे हैं, तब फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का यूज होगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर रहे हैं तो लाइट वेव्स का यूज होगा, वहां पे लाइट वेव्स क्रिएट की जाएगी। यह चीज लिखी भी हुई है, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क मीडिया ओवर विच द बिट्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड। इन बिट्स को, इन डिजिटल जो भी बिट्स हैं, जो भी बाइनरी है, इसको एनकोड किया जाएगा किसमें? आपके पैटर्न में। साउंड पैटर्न हो सकता है, लाइट पैटर्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हो सकते हैं, इसमें उसको कन्वर्ट किया जाता है। The destination host receives and decodes the signal in order to interpret the message. अब जो destination host होता है exactly इसी का उल्टा करता है। भैया हाल लीजिएगा। जो भी रिसीवर होता है उसको रिसीव करने के बाद उसको फिर वापस इसी पैटर्न पे डिकोड करता है, तब वो मैसेज को समझता है या इंटरप्रेट करता है। अब उसी का थोड़ा सा जो मैंने अभी पहले बताया था उसी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। मैसेज सोर्स, यहाँ से सोर्स से मैसेज क्रिएट हो रहा है, एनकोडर उसे एनकोड करेगा अकॉर्डिंग टू द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। ट्रांसमीटर से उसमें ट्रांसमिट किया जाएगा, ट्रांसमिट करने के बाद एक रिसीवर उसे रिसीव करेगा मैसेज को, उस रिसीव किए हुए मैसेज को फिर से बिट्स में कन्वर्ट करेगा डिकोड करके, तब जाके वो डेस्टिनेशन को वो चीज दिखाएगा। मैसेज फॉर्मेटिंग, किस तरीके से मैसेज को डिजाइन करते हैं। देखिए, कोई भी जब हम मैसेज लिखते हैं, इमेजिन राइटिंग अ लेटर टू योर फ्रेंड। आजकल कोई लेटर नहीं लिखता, लेकिन एक टाइम था जब लेटर बहुत ट्रेंड में थे, फोन और इंटरनेट जब नहीं था। एक चिट्ठी लिखा जाता था एक पन्ने पे, उस पे लिखते थे टू whomsoever, जो भी था, जो भी आपका फ्रेंड था उसका नाम, फिर मैसेज लिखते थे, फिर नीचे अपना नाम, उसको फोल्ड करके एक लिफाफे में डालते थे। लिफाफे के ऊपर डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखते थे ना, टू, जैसे मान लीजिए किसी को भेजना, अनुभव को भेजना, अनुभव को भेजना, टू अनुभव, फिर नीचे फ्रॉम अपना नाम लिखते थे, अपना एड्रेस लिखते थे। जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो इसमें भी एग्जैक्टली यही पैटर्न फॉलो होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से उसी पे फॉलो करता है। क्या क्या रिक्वायर्ड है एक मैसेज, प्रॉपर एक मैसेज को जब हमें ट्रांसमिट करना हो तो मैसेज की फॉर्मेट कैसी हो, डिजाइन कैसा हो। उस डिजाइन में एक रेसिपिएंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए पहले, कि आप भेज किसको रहे हैं।
मैसेज तो चलिए ठीक है, लेकिन आप भेज किसको रहे हैं, सबसे पहले तो उस रिसीवर की, उस रिसिपिएंट की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। देखते हैं ना, टू XYZ, this address, पिन कोड एंड फोन नंबर एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। सैल्यूटेशन से पता चलता है कि अब आपका मैसेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे लेटर कैसे लिखते हैं, डियर मिस्टर XYZ, उसके बाद जो भी आप लिखते हैं मानते हैं कि वही आपका मेन कंटेंट है, वही आपको लिखना। कंप्यूटर्स में भी यही होता है, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग इसमें भी होती है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ जब आप मैसेज भेजते हैं। फिर थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, मैसेज कंटेंट। ठीक है, क्या आपका मैसेज है, ये आपका मैसेज कंटेंट में रहता है। फिर आता है क्लोजिंग फ्रेज, नीचे लिखते हैं ना सिंसियरली या थैंक यू या योर्स फेथफुली एंड ऑल। तो लेटर में तो हम लोग ये लिखते हैं, कंप्यूटर्स में भी कुछ ऐसा ही होता है जो बताता है कि अब मेरा मैसेज कंप्लीट हो चुका है। और फिर लास्ट, आइडेंटिफायर ऑफ द सेंडर, किसने भेजा है उसका भी तो नाम, नीचे अपना नाम लिखते हैं ना लेटर पे, एग्जैक्टली द सेम थिंग। In addition to having the correct format, most personal letter must also be enclosed. अब लेटर को ऐसे थोड़ी भेजते हैं कि ऐसे चिट्ठी लिखी पन्ने पे और ले आके लेटर बॉक्स में डाल दिया, दैट्स ऑल। नहीं, आप क्या करते हैं, उसे एक लिफाफे में डालते हैं, एनवेलप में डालते हैं। ठीक, वो चीज यहाँ पे। The envelope has the address of the sender and receiver on it, each located at proper place on the envelope. If the destination address or formatting are not correct, the letter is not delivered. अगर इनमें से कोई एड्रेस अगर गलत होता है तो लेटर डिलीवर नहीं होगा। The process of placing one message format inside another message format is called encapsulation. या सिंपली लेटर को एनवेलप में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। यहाँ पे भी हम मैसेज को पैकेट में डालते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। जस्ट इसी का उल्टा डी इनकैप्सुलेशन occurs when the process is reversed by the recipient and the letter is removed from the envelope. यहाँ एक वीडियो है, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक्सप्लेन करते हैं, देखा सबने? यहाँ पे एक्चुअली एक्सप्लेन क्या करना चाहते हैं, ये एक लेटर का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका एनवेलप है, ठीक है, और ये आपका अंदर जो आपने एनवेलप में जो चिट्ठी रखी हुई है वो। सबसे पहले हम अगर एनवेलप की बात करें तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एनवेलप एड्रेसिंग, रेसिपिएंट एड्रेस। ठीक है, रेसिपिएंट मतलब जिसको भेजा गया है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। सेंडर, सोर्स एड्रेस, ये सेंडर है, इनका एड्रेस लिखा हुआ है। फिर बस इतना ही लिखा है एनवेलप में। एनवेलप के अंदर आपका लेटर था, लेटर पे क्या लिखा है, सैल्यूटेशन, ये आपकी सैल्यूटेशन लिखी हुई है, डियर। ठीक है, फिर रेसिपिएंट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका मैसेज लिखा हुआ है, ये जो मैसेज है ये लिखा हुआ है। फिर सेंडर का आइडेंटिफायर, जिसने भेजा है उसकी आइडेंटिफिकेशन लिखी है। ठीक, एंड ऑफ द फ्रेम, एंड ऑफ द मैसेज इंडिकेटर, कि हाँ अब आपका मैसेज खत्म हो गया। ठीक है,
A letter writer uses an accepted format to ensure that the letter is delivered and understood by the recipient. जो राइटर होता है, जो सेंडर होता है, वो वही फॉर्मेट यूज करता है जो कि रिसीवर समझ पाए. In the same way, the message that is sent over the computer network follow specific format rules for it to be delivered and processed. Just as the letter is encapsulated in the envelope for delivery, so computer messages are encapsulated. Each computer message is encapsulated in a specific format called a frame. अब जो कंप्यूटर से, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जब कोई मैसेज भेजते हैं, वो भी मैसेज इसी तरह से आपका फॉर्मेट होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रेम. ठीक, हर वो मैसेज जिसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजते हैं, दैट पर्टिकुलर मैसेज इज कॉल्ड फ्रेम ऑन द नेटवर्क. ठीक है. A frame acts like an envelope. It provides the address of the intended destination and the address of the source host. फ्रेम पे क्या क्या चीजें होती हैं? फ्रेम एक एनवलप की ही तरह फंक्शन करता है. इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों के एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं. The format and content of a frame are determined the type of the message being sent and the channel over which is to be communicated. अब फ्रेम की जो साइज है, जो कंटेंट है, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करनी है, उसी पे करती है कि किस चैनल से उसे भेजा गया. Messages that are not correctly formatted are not successfully delivered or processed by the destination. जिनकी करेक्ट फॉर्मेटिंग नहीं होती है फ्रेम की, वो रिसीव नहीं होते हैं डेस्टिनेशन की. मैसेज साइज. Imagine what it would be like to happen. Imagine what it would be like to read this course if it all appears as one long sentence. अगर इसी कोर्स का हम एग्जांपल ले लो कि ये कोर्स अगर ऐसा होता कि पूरा का पूरा एक ही लंबा सेंटेंस होता, क्या समझ में आता? एक पेज भी नहीं समझ में आता. It would not be easy to read and comprehend. When people communicate with each other, the messages that they send are usually broken into smaller part of sentences. जब कंप्यूटर नेटवर्क भी जब मैसेज भेजता है, जैसे अभी यहाँ पे मैसेज, जो एक मैसेज लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके जो देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. हर थोड़ी देर बाद फुल स्टॉप लगा है, फिर अगला सेंटेंस शुरू हुआ है, फिर सेंटेंसेस छोड़ो, उसके बाद फिर पैराग्राफ चेंज हुआ है. कंप्यूटर नेटवर्क में भी जब हम फ्रेम्स को जब हम डिलीवर करते हैं, मैसेजेस को जो हम डिलीवर करते हैं, तो उनको भी स्मॉल पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है. ठीक, और हर टूटे हुए पार्ट की नंबरिंग कर दी जाती है. पहले कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था. रिसीव करने के बाद फिर उन्हीं नंबर्स को फिर से रीअरेंज करके इकट्ठा सीक्वेंस में लगा दिया जाता था और फिर मैसेजेस को वहां से एक्सट्रैक्ट. These sentences are limited in size, so what the receiving person can process at one time. An individual conversation may be made up of many smaller sentences to ensure that each part of the message is received and understood. ठीक है, छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक करके, जैसे यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं भी एक ही बार में नॉन स्टॉप नहीं बोल रहा हूँ, बीच बीच में मेरी स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो रही है, फिर मैं नई स्टेटमेंट शुरू कर रहा हूँ. इसी तरह जब कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी मैसेजेस को ब्रेक कर लेते हैं. उन ब्रेक हुए हिस्सों को ही हम कहते हैं फ्रेम. हर फ्रेम पे सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस और साथ ही में उस फ्रेम का यूनिक नंबर. ठीक है. Likewise, in a long message sent over the host to another over a network, it is necessary to break the message into smaller pieces. The rules that govern the size of the pieces of frames communicated across a network are very strict. They can also be different depending on the channel used. अब जो भी चैनल, जो भी माध्यम हम यूज कर रहे हैं, उस फ्रेम की साइज उसी पे डिपेंड करती है. कोई फ्रेम जो बहुत लंबे हैं या बहुत छोटे हैं, they will not be delivered. The size restrictions of frame require the source host to break a long message into individual pieces that meet both the minimum and maximum size requirements.
Each piece is encapsulated in a separate frame with the address information. मैंने आपको ये पहले ही बताया, एक स्टेटमेंट कोई है, फॉर एग्जाम्पल यही एक स्टेटमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। हो सकता हो कि चैनल जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी ट्रांसमिशन मीडिया यूज कर रहे हैं, वो ही इस स्टेटमेंट को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दे, 1 2 3 पार्ट में ब्रेक कर दिए मान लो, तो हर एक ब्रेक किया हुआ हिस्सा इट विल हैव इज ओन नंबर, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, सब पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग जाएगा, वहां जाके फिर इन तीनों को एक साथ अरेंज कर लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर। उसके बाद इनमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट वहां वापस से जुड़ के क्रिएट हो जाएगी। Importance of protocols, क्यों जरूरत है प्रोटोकॉल? Computers just like humans use protocols or tools in order to communicate. ये तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो नई चीज है वो हम डिस्कस करते हैं। The most common set of protocols used in local wired network is Ethernet. अब एक चीज, ईथरनेट जो हम लोग जानते हैं, ईथरनेट केबल, ईथरनेट पोर्ट, उसका एक्चुअल नाम ईथरनेट नहीं है। एक्चुअली में वो जो पोर्ट है एक प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, उस प्रोटोकॉल का नाम है ईथरनेट प्रोटोकॉल। अब किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क का हम एग्जांपल लेते हैं, तो आजकल सबसे ज्यादा चलने वाला जो प्रोटोकॉल है वो ईथरनेट प्रोटोकॉल है, सबसे ज्यादा यूज यही हो रहा है। The Ethernet protocol defines many aspects of communication over the local network, including message format. इनका अपना स्पेसिफिक मैसेज फॉर्मेट है, मैसेज साइज है, टाइमिंग है, एनकोडिंग है और मैसेज के पैटर्न है, ठीक है। किसके? इथरनेट के। वाईफाई पे कुछ और हो सकते हैं, ब्लूटूथ के कुछ और हो सकते हैं, ठीक है। जो पोर्ट ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है, ईथरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करता है, उस पोर्ट को अक्सर हम ईथरनेट पोर्ट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, काफी अच्छा एग्जांपल है कि ये एक रूम में 3 लोग खड़े हैं, आपस में बात कर रहे हैं और तीनों एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। कौन सी भाषा? जापानीज भाषा में मान लो बात कर रहे हैं, या हिंदी में बात कर रहे हैं, या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई भी भाषा जो तीनों को आती हो, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। ये बंदा मान लो कुछ बोल रहा है तो उसी भाषा का यूज करेगा ना जो इन दोनों को समझ में आती हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज में बातें हो रही हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जापानीज में ये तीनों बातें कर रहे हैं। अब एक लोकल एरिया नेटवर्क में 4 कंप्यूटर रखे हुए हैं, चारों कंप्यूटर आपस में बातें कर रहे हैं, एक ही भाषा का यूज कर रहे हैं। किस भाषा का? ईथरनेट भाषा, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। Standardization of protocols. In the early days of networking, each vendor used their own proprietary method of interconnecting network devices and networking protocol. पहले क्या होता था कि जितने कंपनीज होते थे, वेंडर्स होते थे, जो भी कंपोनेंट्स बनाते थे, इन सब का अपना ही चल रहा होता था। कोई कुछ फॉलो कर रहा है, कोई दूसरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, ठीक है। जिससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता था, एक वेंडर का इक्विपमेंट दूसरे वेंडर के इक्विपमेंट से कम्युनिकेट नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि इनके अलग प्रोटोकॉल चल रहे होते थे, उनके अलग प्रोटोकॉल चल रहे होते थे। सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की आई? कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड बनाओ जिस स्टैंडर्ड को सारे फॉलो करते, जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं,
As network become more widespread, standards were developed that define the rules by which network equipment from different vendors operate. Standards are beneficial to networking in many ways. कैसे beneficial? Facilitate डिजाइन करना आसान हो जाए. Simplify product डेवलपमेंट आसान हो जाएगी. कंपटीशन बढ़ जाएगी. कंपटीशन बढ़ गई तो क्या होगा? जब कभी भी कंपटीशन बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है. तो सबको पता है. कंसिस्टेंट इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से कनेक्टिविटी इजी हो गई. ट्रेनिंग आसान हो गई क्योंकि 50 वेंडर के 50 अलग तरह के प्रोटोकॉल नहीं है, एक ही तरह के प्रोटोकॉल है, तो ट्रेनिंग आसान हो गई. और ज्यादा वेंडर्स के चॉइसेस मिल गए कस्टमर्स को. क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया. एक आपको कोई वाईफाई अगर लेना है, सिंपल सी बात कर रहे हैं, एक एक्सेस पॉइंट आपको खरीदना है अपने घर के लिए, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सारी एक ही ले सकते हैं. ये नहीं है कि आप टी-लिंक का लेंगे तो कोई और प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, टीपी-लिंक का अलग प्रोटोकॉल फॉलो करेगा. इंटरफेसेस बस थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, प्रोटोकॉल सेम ही रहेंगे. देयर इज नो ऑफिशियल लोकल नेटवर्किंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कोई एकदम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन but over time one technology, Ethernet, has become more common than the other. कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई नियम नहीं है कि नहीं इथरनेट ही चलेगा, लेकिन फिर भी इथरनेट इतना अच्छा इथरनेट की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि इथरनेट ही यूज किया जाने लगा है. इसीलिए इसको डी फैक्टो स्टैंडर्ड भी बोलते हैं. नाइनटीन 1970s में इतने अलग अलग वेंडर के प्रोटोकॉल थे. IBM का अलग प्रोटोकॉल था, NCR, Xerox, DEC, HP. 1980s और 90s में थोड़ा सा लिमिटाइज हो गया, 3 ही रह गए. एक ईथरनेट, एक ARC नेट, फिर एक टोकन नेट. 3 अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल में इसे फिल्टर हुआ. फिर यहाँ देखो लिखा भी है एंड द विनर इज इथरनेट. 2000 और आज भी हम लोग सबसे ज्यादा चूज किसको करते हैं? इथरनेट को करते हैं. द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, या इसको हम IEEE भी बोलते हैं. IEEE maintains the networking standard using Ethernet and wireless standard. यही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं IEEE. अक्सर आप लोगों ने कई प्रोडक्ट्स पे देखा होगा IEEE सर्टिफाइड और IEEE स्टैंडर्ड्स. एक या वाईफाई पे भी अक्सर लिखा होता है IEEE 802.11 ऐसे करके कुछ लिखा होता है. तो IEEE stands for Institute of Electrical and Electronic Engineers. The IEEE committees are responsible for approving and maintaining the standards of connection, media requirements, and communication protocol. Each technology standard is assigned a number that refers to the community that is responsible for approving and maintaining the standard. हर वो टेक्नोलॉजी के लिए एक नंबर असाइन हुआ है. जैसे ईथरनेट के लिए 802.3, ठीक है. वाईफाई के लिए ऐसे ही 802.11, ठीक है. ये उस टीम को, उस कमेटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कमेटी इसको अप्रूव करती है, जो मेंटेन करती है उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. Since the creation of Ethernet in 1973, standards have been evolved for specifying faster and more flexible version of the technology. This ability for Ethernet to improve over time is one of the main reasons that it has become so popular. इसमें इतने ज़्यादा improvisation हुए, इसमें इतना upgradation हुआ है, इस वजह से ये बहुत popular हुआ है. Each version of Ethernet has an associated standard. For example, 802.3, 10 base T
अक्सर ये भी आपको देखने को मिलेगा 10 बेस टी, 100 बेस टी क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल 802.3 100 बेस टी रिप्रेजेंट द 100 मेगाबिट ईथरनेट यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल स्टैंडर्ड। 100 बेस टी जब आप सुनेंगे तो 100 बेस टी का मतलब है कि 100 मेगाबिट ईथरनेट है, 100 मेगाबिट पर सेकेंड यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल स्टैंडर्ड। टी स्टैंड्स फॉर ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। द स्टैंडर्ड नोटेशन ट्रांसलेट एज 100 इज द स्पीड इन एमबीपीएस। यहाँ जो 100 लिखा हुआ है, 100 स्टैंड्स फॉर ये कितना एमबीपीएस है, ठीक है। बेस स्टैंड्स फॉर बेसबैंड ट्रांसमिशन। T stands for type of cable, in this case twisted pair. T stands for twisted pair cable. Early version of Ethernet were relatively slow at 10 Mbps. बहुत पहले जो Ethernet cables आते थे, they were like 10 megabits per second only. The latest version of Ethernet operated 10 gigabits per second and faster. आजकल के जो Ethernet है वो 10 Gbps पे भी चलते हैं और उससे ज्यादा भी आते हैं। Imagine how much faster these new versions are than the original Ethernet. अब ये देखिए कि एक टाइम था जब 10 Mbps चलता था, आजकल 10 Gbps चलता है। कितना ज्यादा इसमें अपग्रेडेशन हुई, इतना ज्यादा अपग्रेड हुआ, इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। बेसबैंड ट्रांसमिशन क्या है सर? बेस बैंड ब्रॉडबैंड आगे आएगा, फिर हम उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा ही आएगा एक तरह से, ठीक है। Sir, you told us to excuse me, sir. पूछिए। Sir, you told us to share the study material on the group. You didn't. Yeah. What study material I was supposed to share? Please remind me. And sir, any study material like book reference, sir. For sure, I'll be sharing that book by today. Thank you, sir. Any question till now? No, sir. Anyone? सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल पूछिए। सर जैसे आपने कहा कि हर एक कंपनी अपना अपना प्रोटोकॉल यूज़ करती थी, जिसके कारण में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में दिक्कत होता था। फिर उसके बाद उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तो उस चीज़ के रिस्पेक्टिव में हम लोग ने अपग्रेड किया अपने आप को, कंपनियों ने। तो फिर सर उसके बाद आपने ने दिखाया कि बहुत सारा कंपनीज HP हुआ, इथरनेट हुआ और सभी IBM हुआ, ये उन्होंने अपने अपना प्रोटोकॉल्स जो इथरनेट का था वो सब लॉन्च किए। फिर उसके बाद सर 90s आपने बोला कि एक सर्टेन टाइम में वो लोग ओमिट हो गए और कुछ ही कंपनी इथरनेट जैसे और 3 जन रह गए और फिर लास्ट में विनर हुआ जो इथरनेट। सर जो कारण क्या है कि ये लोग कंपनीज पीछे रह गए सर और इथरनेट ही सर सर्वाइव किया? नो, दे कंपनीज आर नॉट पीछे, वो कंपनीज वहीं की वहीं है। वो बस अच्छा एक चीज बताइए, आप खुद एक चीज इमेजिन कीजिए, अगर मुझे सिर्फ यहाँ नाइलेट ऑफिस में अभी बैठा हूँ, मुझे अगर सिर्फ नाइलेट ऑफिस के लोगों से ही कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ के हिसाब से चलूंगा, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मी। लेकिन अगर मुझे बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट होना है तो मुझे उनके स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे ना। यहाँ तो मैं लोकल एरिया नेटवर्क में जितनी फाइल चाहे जितनी शेयर कर लूँ, मेरी मर्जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब मुझे बाहर की दुनिया से जुड़ना होगा, देन आई विल बी रिक्वायर्ड विद एन ISP। ठीक वैसे ही उनके साथ होता था। IBM से कम्युनिकेट कर लेता था, लेकिन उससे अगर किसी और से कम्युनिकेशन करनी होती थी तो उसके अलग स्टैंडर्ड होते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया, इथरनेट को फॉलो करना शुरू कर दिया गया। और ये जितनी कंपनीज हैं
सारी की सारी वही स्टैंडर्ड को फॉलो करना शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने चेंजेस लाए, अपने पैटर्न को चेंज किया और एक प्रोटोकॉल ईथरनेट को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। क्यों ईथरनेट को ही किया, क्यों किसी और को नहीं किया? इसका जो भी डिजाइन था, जो भी एक इसका जो स्पेक्ट्रम था, वो स्पेक्ट्रम कह रहा, सॉरी, जो भी इसका एक डिजाइन था, जो काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ, बहुत सारे अपग्रेड्स आए इसमें और काफी बेटर बेटर एंड मोर बेटर होता गया। ठीक है, आजकल देख ही रहे हैं कि 10 Gbps पे भी आपका चलता है। तो बहुत सारे इसमें अपग्रेड्स आए, इसीलिए बाकी जो सब कंपनीज थी वो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर दिया। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा, आपको अगर कहीं ज्यादा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा तो यही मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो कंपनी बंद हो गई, समथिंग लाइक दैट, वो ये प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर। ओके सर, समझ गया। Anyone else with any question? आज एक न्यू ज्वाइनिंग थी, अमन, आर यू देयर? नो अमन इन द क्लास? अमन चले गए, अमन शांति चली गई। 2 मिनट आज ही ज्वाइन किया ना, बस 2 ही मिनट क्लास की। ओके, आदर्श एक बार, no one else with any question? सर यूडीपी क्या होता है सर, थोड़ा बताइएगा। यूडीपी टीसीपी आगे जब आईपी बताएंगे, टीसीपी बताएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। यूडीपी बेसिकली आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ऐसे ही एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। जब हमें स्पीड चाहिए होती है, गारंटी नहीं चाहिए होती, तो उस समय हम यूडीपी यूज करते हैं। जब हमें स्पीड से ज्यादा जरूरत होती है, सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस होती है, डेटा डिलीवरी की, तब हम टीसीपी यूज करते हैं। टीसीपी में क्या होता है, मैं पहले आपको बस ऐसे हिंट दे रहा हूँ क्योंकि आगे ये है आपके चैप्टर में, ये तो पढ़ाना ही है। ओके सर। टीसीपी में अगर हमारा कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जो पैकेट्स रह जाते हैं, टीसीपी क्या करता है, उन पैकेट्स को फिर से भेजता है और तब तक भेजता है जब तक रिसीवर के पास रिसीव ना होता है। लेकिन यूडीपी में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे रेडियो ट्रांसमिशन, आप एफएम रेडियो सुनते हैं, बीच में नेटवर्क डिस्टॉर्ट होता है तो वो दोबारा से तो गाना थोड़ी सुनाता है आपको, वो तो फिर आके वहीं से शुरू होता है। ठीक है, फिर अगला चैप्टर हम लोगों का है अबाउट द ईथरनेट केबल्स, लैन केबल्स। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का। ठीक है, तब तक ओके मैं सर। देखता हूँ अगर कैमरे अगर अरेंज हो जाते हैं तो मैं कैमरा सेटअप लगवा देता हूँ। ठीक है, एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक शॉर्ट। ओके सर, ओके सर।
वेलकम बैक। आगे सभी लोग। यस सर। चलिए फिर शुरू करते हैं। लैन केबल्स, इंटरनेट केबल, लैन केबल, जिस भी नाम से आप इसे बुलाएं। ये एक दिन आगे का टॉपिक है, 6वें दिन का टॉपिक है, लेकिन ये 2 दिन लेगा क्योंकि आज मैं इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, कल प्रैक्टिकली आपको क्रिम्पिंग करके दिखाऊंगा कैसे वायरिंग करते हैं थ्रू की क्रॉसओवर की। ये कल मैं पूरा क्रिम्पिंग करके आपको दिखाऊंगा, आज बस थ्योरेटिकली इसकी एक्सप्लेनेशन। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पहले तो अबाउट द ईथरनेट केबल। बहुत छोटा ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ईथरनेट केबल होता क्या है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, कलर कोडिंग, अंदर जो इसके वायर्स होते हैं ये कलर कोडिंग्स, कैसे वायर करते हैं स्ट्रेट थ्रू को और क्रॉसओवर को कैसे वायर करते हैं। सबसे पहले तो ये इमेज आप देख रहे हैं, इस इमेज से आपको याद आ जाएगा व्हाट इज ईथरनेट केबल या व्हाट इज लैन केबल। ये केबल हमारा ईथरनेट प्रोटोकॉल फॉलो करता है, इसीलिए इसको ईथरनेट केबल बोलते हैं। कुछ कैटेगरीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन अ स्पेसिफिक मीडियम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स बैंडविड्थ। ठीक है, तो अगर हम बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग, अगर हम इसके स्पीड के अकॉर्डिंग अगर इसे हम कैटेगराइज करते हैं, किन कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी 5, कैटेगरी 5E, कैटेगरी 6, कैटेगरी 6E, कैटेगरी 7 भी आजकल आया है। ठीक है, ये इनकी कैपेसिटी के ऊपर है। कैटेगरी को हम शॉर्ट में कैट भी बोलते हैं, CAT, कैट। ठीक है, कैट माने कैटेगरी, नॉट बिल्ली। अक्सर हमने सुनने में आता है कैट 5 केबल है, कैट 6 केबल है। इनकी कैपेसिटी, इनकी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है। कैटेगरी 5 जो केबल है, इसकी जो डेटा रेट होती है कैट 5 केबल की 100 Mbps होती है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। इस चीज पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी ये बी जो लिखा है वो कैपिटल बी लिखा है कि स्मॉल बी लिखा है। कैपिटल बी स्टैंड्स फॉर बाइट, ठीक है, लेकिन स्मॉल बी स्टैंड्स फॉर बिट। जब हम नेटवर्क में कहीं बात करते हैं तो हमेशा हम बिट्स में ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब कोई फाइल हमारे सिस्टम में स्टोर होती है तो उसे बाइट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है। 8 बिट बराबर 1 बाइट। तो अगर 100 Mbps लिखा हुआ है, इसको बाइट्स पर सेकंड में निकालना तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो एक कैटेगरी 5 केबल की कितनी डेटा रेट होती है? 100 Mbps होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कैटेगरी 5E की 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक होती है एट द सेम फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, कैटेगरी 6 की कैपेसिटी होती है 1 Gbps से 10 Gbps 250 मेगाहर्ट्ज पर। कैटेगरी 6A की होती है 1 Gbps से 10 Gbps तक 500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, होता कैसा है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं इसमें कितनी केबल्स होती हैं। एक लैन केबल या एक ईथरनेट केबल में टोटल नंबर ऑफ वायर्स 8 होते हैं, 8।
ठीक है। इसलिए अगर हम पेयर्स कहें, ट्विस्टेड पेयर हम बोलते हैं, अगर हम पेयर्स कहें तो कितने पेयर हुए? 4 पेयर हुए, ठीक है। पेयर मतलब तो 2 ही होता है ना, तो पेयर कितने हुए? 8 तारों में से 4 ही हुए, सिंपल। पेयर्स कैसे कैसे होते हैं? एक ऑरेंज का पेयर होता है जिसमें एक ऑरेंज वायर रहेगी और एक स्ट्राइप्ड ऑरेंज रहेगी। स्ट्राइप्ड ऑरेंज मतलब ऑरेंज और व्हाइट के स्ट्राइपिंग रहेगी उस पर, जैसे जेब्रा होता है ना, व्हाइट और ब्लैक की स्ट्राइपिंग होती है, वैसे ही जो ऑरेंज का पेयर होगा उस पेयर में एक ऑरेंज केबल रहेगी, प्योर ऑरेंज कलर की, और एक ऑरेंज की स्ट्राइपिंग रहेगी। ग्रीन वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, एक ग्रीन रहेगी, ग्रीन की स्ट्राइपिंग रहेगी। ब्लू वाले में ब्लू रहेगा, ब्लू की स्ट्राइपिंग रहेगी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये ब्लू का एग्जांपल है जो साफ स्पष्ट दिख रहा है, ये वाला। ऑरेंज वाला यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, देखो। ब्राउन है, ब्राउन वाला भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ब्राउन केबल है और एक ब्राउन की स्ट्राइपिंग है। तो इनके पेयर्स आपस में ट्विस्टेड हैं, ठीक है। किस कलर का क्या काम है, यही सारी चीजें हम लोगों को डिस्कस करनी है इस चैप्टर। यहाँ पे कलर कोडिंग की बात आ गई, ठीक है। इस कलर कोडिंग को अभी 2 मिनट के लिए रखते हैं। पहले हम समझते हैं कि इसमें केबल चलती कौन सी है और क्रॉस पेयर क्या होता है और आपका स्ट्रेट थ्रू क्या होता है। तो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज क्रॉस पेयर एंड व्हाट इज स्ट्रेट थ्रू? क्यों जरूरत पड़ती है हमें क्रॉस पेयर या स्ट्रेट थ्रू को? स्ट्रेट थ्रू की अगर सेम टाइप की डिवाइस हमने कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए क्रॉस ओवर होगी। और अगर हम किसी मीडियम किसी अनदर नेटवर्किंग डिवाइस के साथ किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे हब या स्विच के साथ, तो उस केस में सर हम स्ट्रेट करेंगे सर, स्ट्रेट केबल का यूज़। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, लेकिन क्यों? आप में से कोई, क्यों हमें जरूरत पड़ती है अलग अलग तरह के वायरिंग की? सेम टाइप ऑफ कंप्यूटर से कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करना हो तो हमें क्रॉस पेयर क्यों रिक्वायर्ड है? स्ट्रेट थ्रू से क्यों काम नहीं चलेगा? या अलग अलग तरह के डिवाइस हैं, जैसे कि हमें इससे स्विच को कनेक्ट करना है लैपटॉप को, वहां पे हम स्ट्रेट थ्रू यूज करते हैं, क्रॉस पेयर क्यों नहीं करते? Because one is receiver, another is sender. So चलिए, मतलब ज्यादातर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और हम आपको बाकी लोग जिनका नहीं क्लियर है उनको मैं रीजन बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब किन्हीं बिल्कुल सेम टाइप ऑफ डिवाइस को हमने कनेक्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल if we are supposed to connect a laptop to the another laptop without using any third network component, if we need to connect them directly, putting the one end of the cable on the Ethernet port of one device and the other end on the Ethernet port of the other device, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं क्रॉस पेयर केबल, ठीक है। ये याद रखिएगा हमेशा। सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस, Pardon? okay, I'll repeat it. See, if you're supposed to connect two exactly same kind of devices, just like one computer to another, okay, we need to put the one end of the Ethernet cable on the Ethernet port of one device and the other port on the Ethernet port of the other device. So these both devices are exactly the same. One is laptop, another is a desktop or laptop, anyone. विदाउट यूजिंग एनी थर्ड कंपोनेंट, मतलब बिना किसी स्विच, बिना किसी हब का यूज किए एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एनी ईथरनेट केबल, इस कंडीशन में हम एक क्रॉस पेयर केबल का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ प्रिया? अभी मैं रीजन भी बताता हूं कि क्यों करते हैं। और जब हमें अलग अलग तरह के डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है कनेक्ट कराने के लिए, मतलब if we are supposed to connect our laptop to a switch, if we are supposed to connect our laptop to a router, तो अलग अलग चीजें ना, एक कंप्यूटर है और एक स्विच है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस हो गए,
इस कंडीशन में हम स्ट्रेट थ्रू पेयर यूज करते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक रीजन ये है कि यहाँ आप नोटिस कर रहे हैं, ये जो आप जैक देख रहे हैं जिसको हम RJ45 जैक कहते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45 जिसको हम कहते हैं, इनमें से कुछ पिन्स आपकी डेटा एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाने के लिए है, कुछ उधर से वापस ले आने के लिए। इमेजिन ईथरनेट पोर्ट, इमेजिन एन ईथरनेट पोर्ट इन योर लैपटॉप। आपके लैपटॉप में एक ईथरनेट पोर्ट है, जाहिर सी बात है 8 यहाँ पे तारे हैं तो 8 वहां पे भी पिन होंगे, ठीक है। उनमें से कुछ पिन वहां से आपके लैपटॉप से डेटा बाहर निकालने के लिए है और कुछ पिन डेटा को वापस अंदर ले जाने के लिए। तो जब अलग अलग तरह के डिवाइसेस हैं तो ये प्री कॉन्फ़िगर्ड है कि किस पिन से लैपटॉप से डेटा निकलेगा, बिल्कुल उसी पिन पे वहां पे डेटा रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब सेम काइंड ऑफ डिवाइस होगी, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपके लैपटॉप में जो पिन नंबर 1 है, ठीक है, ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर 1 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मान लो है, फॉर एग्जाम्पल पिन नंबर 1 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए है, ठीक है। तो जो दूसरा लैपटॉप होगा उसका भी पिन नंबर 1 डेटा ट्रांसमिट करने के लिए होगा, पिन नंबर 1, ठीक है। आप पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 को जब जोड़ते हैं, इस एक स्ट्रेट थ्रू कनेक्शन में यही होता है, पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 जुड़ता है, पिन नंबर 2 से पिन नंबर 2 जुड़ता है, 3 से 3, 8 से 8 ऐसे करके जुड़ेगा। तो ये भी ट्रांसमिट कर रहा है, पिन नंबर 1 इसका ट्रांसमिट कर रहा है, इसका भी पिन नंबर 1 ट्रांसमिट कर रहा है। इस कंडीशन में डेटा कोलिजन होगी, ट्रांसमिशन से ट्रांसमिशन जुड़ जाएगा। हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन से रिसीविंग जोड़नी। आई चीज समझ में? ये चीज समझ में आई या रिपीट करूं? एनीवन? रिपीट ही कर दीजिए। श्योर श्योर श्योर। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक रिपीट करेंगे, नो इश्यूज। अब इसको मैं एक प्लेन स्क्रीन पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस चीज के लिए बिल्कुल आप बेफिक्र रहा कीजिए। आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आए, मैं उसे 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार बोलोगे मैं बिल्कुल खुशी खुशी रिपीट करूंगा, ठीक है। पेड ब्रश ओपन किया, यहाँ पे हम एक रखते हैं एक कंप्यूटर, थोड़ी देर के लिए इसको एक कंप्यूटर सपोज कर लो, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्यूटर सपोज कर लो, ठीक है। लेफ्ट टू राइट नंबरिंग होती है पिंस की। मान लो इसमें जो पिंस लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तारें होती हैं ना, तो 8 पिन हुए। अब उतना छोटा नहीं बनाने वाला हूँ मैं, मतलब मैंने उसको एक्सपेंड करके ऐसे आपको दिखा दिया। लेफ्ट टू राइट होते हैं, तो इसमें भी कुछ ऐसे ही होंगे, ठीक है। 1 2 लेफ्ट टू राइट होते हैं, वही मैं दिखा रहा हूँ, ये उसका जस्ट अपोजिट है ना। 3 5 6 7 ठीक है। जो पिन नंबर 1 होता है, ठीक है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ट्रांसमिशन के लिए, जिसको हम इसकी भाषा में TX भी बोलते हैं, ठीक है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा।
इसको सीधा ही रखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रेट ही रखते हैं, अभी आपको सही से समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, पहले आपको समझा देते हैं, फिर धीरे धीरे इसको और कॉम्प्लिकेटेड। पिन नंबर 1 जो हमारे सिस्टम में होता है, दैट इज सपोज टू ट्रांसमिट द डेटा, जिसको हम इसकी भाषा में कहते हैं TX। ठीक है, पिन नंबर 1 TX, पिन नंबर 2 भी TX, दोनों का काम ट्रांसमिशन ही है। पिन नंबर 3 जो होता है वो होता है RX, डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, 4 और 5 अनफॉर्चुनेटली ये एम्प्टी रहते हैं। ठीक है, फिर पिन नंबर 6 से आपका रिसेप्शन, एक पिन नंबर 4 5 7 8 आपके खाली ही रहते हैं। 3 और 6 आपके रिसेप्शन के लिए हैं। ठीक है, 1 और 2 आपके ट्रांसमिशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली these are not used, these cables are empty। ठीक, एग्जैक्टली यही भी होगा। पिन नंबर 1 पे TX होगा। मैं 2 कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, PC1 एंड PC2। इसके भी पिन नंबर 1 पे TX होगा, पिन नंबर 2 पे TX होगा। ऑब्वियसली जब पिन नंबर 1 पे कंप्यूटर में TX है तो यहाँ पे भी होगा, ये भी तो कंप्यूटर ही है। पिन नंबर 3 RX होगा, पिन नंबर 6 भी RX होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अगर स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज करें, स्ट्रेट थ्रू केबल में क्या होता है, पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 जुड़ता है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7 और 8 से 8। ये एक स्ट्रेट थ्रू केबल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। बिल्कुल सीधा पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 जुड़ेगा, 2 से पिन नंबर 2 जुड़ेगा, 3 से पिन नंबर 3 जुड़ेगा। ठीक है, तो आप बताइए कि इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यूज करें तो ये वैलिड होगा क्या? अगर ऐसा यूज करें तो पिन नंबर 1 से पिन नंबर 1 जुड़ जाएगा, मतलब TX से TX जुड़ जाएगा, ये भी इधर से ट्रांसमिट करेगा, ये भी इधर से ट्रांसमिट करेगा। इज दिस वैलिड? ऐसा हो सकता है? नो सर, नहीं हो एक सकता। ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होना चाहिए। जो यहाँ से ट्रांसमिट करे, ठीक है, वो यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। इस कंप्यूटर से जो ट्रांसमिट हो वो यहाँ पे रिसीव होना चाहिए। तो पिन नंबर 1 से किसको जोड़ना होगा? सर 3 को। 3 को। चलिए, इससे मैंने 3 को जोड़ दिया। पिन नंबर 2 से किसको जोड़ना होगा? 6 को। ठीक है, मैच द फॉलोइंग वाला सिस्टम है। अब इसका जो रिसीविंग है वो इसके ट्रांसमिशन से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपका पिन नंबर 1 से। ठीक है, और 6 वाला ये किससे जुड़ेगा? 2 से। चलो सो जाओ। ठीक है, बाकी एज इट इज। 4 वाला 4 से जोड़ दो क्योंकि खाली ही रहता है, 5 वाला 5 से जोड़ दो, 7 वाला 7 से जोड़ दो, 8 वाला 8 से जोड़ दो, डजंट मैटर एट ऑल। हमें मेन किससे जरूरत है?
इन TX से और इन RX से। ये कंप्यूटर है, दोनों कंप्यूटर है, तो दोनों के पिन भी बिल्कुल सेम होंगे। मैं इस चीज को एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी, की पॉइंट्स को रिवाइज कर रहा हूँ। ये दोनों मैं कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब इसमें लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो कंप्यूटर्स को जब हम डायरेक्टली जोड़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पिन नंबर 1 पे जो चीजें होंगी एग्जैक्टली उसके भी पिन नंबर 1 पे वही चीजें होंगी, क्योंकि वो भी तो कंप्यूटर ही है, उसी प्रजाति का है। Yes, sir. Got it now. परफेक्टली ना। तब हमें इनके ट्रांसमिशन पिन से दूसरे सिस्टम के रिसेप्शन पिन को जोड़ना पड़ता है। इसलिए हमें केबल का पैटर्न ऐसा रखना पड़ता है कि पहले जो हमारा जो पहले सिस्टम का जो ट्रांसमिशन पिन है वो दूसरे सिस्टम के रिसेप्शन पिन से जुड़े। ठीक है, जबकि स्ट्रेट थ्रू में ऐसा हमें नहीं करना पड़ता। स्ट्रेट थ्रू का क्या सिस्टम है, जब दूसरे टाइप ऑफ डिवाइस रहेगी तो वो पहले से ऐसी कॉन्फ़िगर्ड रहती है, जैसे मैं एक कंप्यूटर और एक स्विच की अगर बात करूं तो स्विच को जानबूझ के उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन उल्टी रखी जाती है, रिवर्स कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि माना गया है कि स्विच को सीधे कंप्यूटर से ही जोड़ेंगे और कहीं नहीं जोड़ेंगे। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं दिस इज अ नेटवर्क स्विच, ठीक है, इसको मान लेते हैं नेटवर्क स्विच, तो इसकी जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसको जस्ट रिवर्स कर दिया जाता है, वैसे ही डिजाइन ही किया जाता है उसको कि इसका जो ट्रांसमिशन है TX है, इसके सामने रिसेप्शन पड़े। डिफरेंट हो गया ना, इनका जो ट्रांसमिशन है इसके आगे 2 नंबर पे रिसेप्शन पड़े, मतलब ट्रांसमिशन और रिसेप्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है। 3 नंबर के आगे इनका RX है तो इनका TX होगा। 6 नंबर इनका RX है तो इनका TX होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो केबल होगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। अब तो आराम से हो सकता है ना, इसका ट्रांसमिशन इसके रिसेप्शन से जुड़ गया, इसका ट्रांसमिशन इसके रिसेप्शन से, इसका रिसेप्शन इसके ट्रांसमिशन से, और इसका ये रिसेप्शन इसके ट्रांसमिशन से। सही कनेक्शन है। केबल कहीं पे ओवरलैप हुई, कहीं क्रॉस हुई, कहीं नहीं। केबल तो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ना, पिन 1 पे जो केबल लगी उसके भी पिन 1 पे एग्जैक्टली वही केबल लगी। अच्छा, किस केबल को किस पिन पे लगाना है? अक्सर लोग कहते हैं अरे नहीं, पिन नंबर 1 पे आपका ऑरेंज रहेगा या पिन नंबर 1 पे ग्रीन रहेगा। इससे मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में कलर कोडिंग जो स्कीमा है वो हमें बस याद रखने के लिए होती है कि हम किस पिन पे कौन सी केबल लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज वाली केबल आप यहाँ पे 3 नंबर पिन पे लगा देंगे तो डेटा ही नहीं ट्रांसफर होगा। इसके कहने का मतलब है, अगर आप एक स्ट्रेट थ्रू केबल डिजाइन कर रहे हैं तो जो भी कलर आप पिन नंबर 1 पे लगाइए, किसी भी कलर का जो भी कलर लगाइए, वो बस याद रखने के लिए है कि इसी एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। जो भी कलर लगाइए, अगर आप यहाँ पे ऑरेंज लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी ऑरेंज लगाइए पिन नंबर 1 पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ग्रीन लगा रहे हैं तो यहाँ पे भी ग्रीन लगाइए एकदम एग्जैक्टली 2 नंबर पिन पे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई सबके? यस सर, क्लियर। बाकी सभी लोग एक बार बोल दो हाँ ना जो भी है प्लीज। यस सर। Yes, clear. यस सर। आप में से किस किस का कॉन्सेप्ट ये पहले नहीं क्लियर था, आज हुआ है? मेरा सर। पक्का हो गया ना, या रिपीट करना तो बताओ, मैं फिर से कर दूं, कोई इशू नहीं है। हो गया सर। ठीक है, तो आज मतलब जो हम लोगों का कोर्स है बेसिकली यही बताया गया है कि क्रॉस पेयर क्या है, स्ट्रेट थ्रू क्या है, क्यों यूज होता है क्रॉस पेयर सेम डिवाइसेस में, क्यों यूज होता है स्ट्रेट थ्रू अलग डिवाइसेस में। ये कॉन्सेप्ट तो आज आपका क्लियर हो गया आई बिलीव।
अच्छा, एक और Yes, इंटरेस्टिंग sir. चीज मैं बताऊं, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं। आजकल जो हम लोग के स्मार्ट डिवाइसेस जो इतने होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रोवाइज होती जा रही है, हमेशा कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आजकल इतनी स्मार्ट हो गई है टेक्नोलॉजी कि हम सेम लैपटॉप टू लैपटॉप जोड़ते हैं, और अगर स्ट्रेट थ्रू भी लगा दिए तो जो पिन्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। जो ट्रांसमिशन पिन होंगी वो रिसेप्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए हम लोग यही पढ़ेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइसेस, क्रॉस पेयर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस, स्ट्रेट। ठीक है, इस चैप्टर में और कुछ नहीं है आपके, हम लोग एक चैप्टर आगे पढ़ ही रहे हैं, एक और चैप्टर आगे आपके नहीं बताएंगे, ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही फास्ट हो जाएगा। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो केबल है हमारी, हमने वायर्स को समझ लिया, कलर को समझ लिया। जो वायर है हमारी, उस वायर को इस प्लग में लगाना पड़ता है जिसको हम जैक बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक। वायर को इस प्लग में लगाने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिम्पिंग प्रोसेस, CRIMPING, क्रिम्पिंग प्रोसेस, जिसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक क्रिम्पिंग टूल की। एक प्लायर जैसा आप इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, एक वायर को, जो 8 तारे हमारी रहेंगी ट्विस्टेड पेयर वाली, उस वायर को हमें इस प्लग में लगाने के लिए किसी टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसी टूल की जरूरत पड़ेगी। अब वायर को प्लग में लगाने के बाद प्रेस करते हैं, उसको लॉक करते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको कल कैमरे पे दिखाऊंगा कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे वायरिंग करते हैं। और जरूरत पड़ेगी हमें सीजर्स की, वायर्स को एक बराबर काटने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। वायर स्ट्रिपर की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप वैसे ये क्रिम्पिंग टूल जो होता है, इसमें कई तरह के डिजाइन के आते हैं, इसमें ऑल इन वन वाला भी आता है जो आपकी वायर स्ट्रिपिंग भी कर देगा। ठीक है, इस वाले में वो फैसिलिटी नहीं है, इसमें खाली सिर्फ और सिर्फ क्रिम्पिंग होती है। एक वायर स्ट्रिपर वाला भी आता है, मेरे पास वायर स्ट्रिपर वाला ही रखा है, मैं उसी से आपको बताऊंगा। मतलब आपको अलग से वायर स्ट्रिपर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर उतार के अंदर की केबल को बाहर करते हैं। ठीक है, केबल्स को अलाइन करते हैं, जिस पिन पे जो रखें, इधर अगर स्ट्रेट थ्रू वायरिंग के लिए बता रहा है, लेफ्ट टू राइट हमारा पिन की नंबरिंग मानी जाती है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पिन नंबर 1 पे यहाँ पे जो हमें कलर रखना है, एग्जैक्टली अपोजिट साइड में भी पिन नंबर 1 पे हमें वही कलर रखना है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग चलना होता है। ऑल ऑर्डर ऑफ द वायरिंग इज द सेम एज द अदर साइड, बिल्कुल सेम। इधर देखो, इन्होंने पिन नंबर 1 पे स्ट्राइप्ड ऑरेंज रखा है, इधर भी पिन नंबर 1 पे स्ट्राइप्ड ऑरेंज रखा है। इधर जो जो इन्होंने पिन नंबर 1 पे रखा है, ये देखो 1 से लेके 8, इधर से लेफ्ट से लेके राइट तक माना जाता है। जो जो इन्होंने इधर रखा है वही वही इन्होंने इधर रखा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे कलर कोडिंग है, कैसे उसको करना है, पहले होस्ट का, दूसरे होस्ट का। इसमें और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में। बेसिकली ये प्रैक्टिकल पार्ट है, मैं इसको अरेंज करके कल आपको इसका वीडियो पूरा कैमरा ऑन करके आपको दिखाऊंगा। 4 5 7 8 will transmission occur। 4 5 7 8 तो एम्प्टी रहते हैं ना, कोई इशू नहीं है, ट्रांसमिशन होती है आपकी। अच्छा, एक और चीज, एक क्वेश्चन और मेरे पास आया था प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड, कि सर मान लीजिए कि पिन नंबर 1 2 3 और 6
सिर्फ यही एक्टिव रहता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ 1 2 3 और 6 ही लगाएं, बाकी तार लगाए ही नहीं, सिर्फ 4 ही तार से काम चला दें? तो हाँ, किया जा सकता है, थियोरेटिकली किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है कि जब आप इस जैक के अंदर जब वायर को जब अंदर आप प्रेस करते हैं, तो वायर ही एक दूसरे के अगल बगल में रह के एक दूसरे को डायरेक्शन देते हैं पिन तक पहुंचने के लिए। उसमें से बीच के अगर कुछ वायर गायब रहेंगे तो वो आपका सही पिन में नहीं जाएगा, पिन के अंदर पहुंचने के पहले इधर उधर मुड़ जाएगा। जो जाना होगा पिन नंबर 1 2 3 वाले जो वायर्स होंगे वो कमजोर पड़ जाएंगे और इधर उधर उनको बाकी अगल बगल का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इधर उधर सरक जाएंगे। थियोरेटिकली तो हाँ ठीक है, 1 2 3 और 6 चलता है, 1 2 3 6 लगाओ चल जाएगा। अगर ये चीज अगर आपके हाथों से हो गई कि सिर्फ 1 2 3 और 6 अगर आपने वायर लगाया है बिना और वायर के सपोर्ट के, चलाइए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको जैक बनाने लगते हैं तो ये इतना आसान भी प्रोसेस नहीं, ठीक है। हर वायर एक दूसरे को डायरेक्शन देते हैं, अगल बगल रहते हैं प्रॉपरली, इसीलिए अंदर सरक के जाता है। जिस वायर को जिस पिन पे जाना होता है उसी पिन पे जाता है, अगल बगल वो नहीं खिसकता क्योंकि उसके बगल वाले में वायर रहता है। अगर बगल वाले में वायर न रहे तो वो बगल में खिसक जाएगा और सही पिन पे नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सर। बिल्कुल पूछिए सर आपने बोला जैसे यहाँ पर 1 से लेके 8 तक का सीरीज का पेयर ऑफ सीरीज है पिन का, तो उसमें बोला 4 और 5 और 7 और 8 ट्रांसमिशन के लिए यूज़ नहीं होता या रिसीवर के लिए यूज़ नहीं होता, वो लीन रहते हैं। तो मान लीजिए बेसिकली आपने ये भी कहा कि मान लीजिए 1 से लेके 8 तक के अंदर में यदि आप 4 5 और 7 8 नहीं लगाए तो नहीं होता है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और वायर की ट्रांसमिशन करने का रिस्पेक्टिव में। यदि मान लीजिए सर मेरा 3 नंबर रिसीवर का काम कर रहा है और एनी हाउ वो वायर टूट जाता है या नहीं, रिसीवर काम नहीं कर रहा वो 3 नंबर, क्या हम लोग 4 को यूटिलाइज कर सकते हैं या 5 को जो लीन पड़ा हुआ है? तो हमको 3 के अलावा हम यूज नहीं कर सकते किसी और को? जो हमारा सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर है, उसमें यही डिजाइन है, पिन नंबर 1 2 3 और 6 यही यूज होता है। और सर आपने ये भी कहा था कि सर आजकल जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं कंप्यूटर्स वो TX और RX में चेंज होते हैं। अच्छा, TX का RX हो सकता है, RX का TX हो सकता है, लेकिन 4 और 5 7 8 नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। वो एम्प्टी ही रहेगा। आप कुछ सिस्टम में आप देख लीजिए, आप कुछ लैपटॉप्स में ऐसा भी होता है, अपना लैपटॉप अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो अपने ईथरनेट पोर्ट को ओपन करके ध्यान दीजिए उस पर, हो सकता है तो उसमें खाली 4 ही पिन ही आपको दिख रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। कई सारे सिस्टम ऐसे होते हैं खाली 4 ही पिन दिखता ही है, तो अपना लैपटॉप हल्का सा उठा के चेक कर लिए, हो सकता है उसमें 4 ही पिन हो, 2 TX के लिए 2 RX के लिए। सर RJ11 के रेस्पेक्टिव में कोई डिफरेंस रहता है सर? RJ45 बहुत 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 जमीन आसमान का अंतर है। RJ11 आपका बेसिकली टेलीफोन लाइन के लिए यूज होता है, उसमें सिर्फ 1 पेयर होता है, मतलब 2 केबल होती हैं। वो बेसिकली एनालॉग सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। दिखने में RJ45 जैक और RJ11 जैक एक ही जैसे दिखेंगे, लेकिन RJ45 जैक हैज 8 cables and RJ11 has 2 cables only. अच्छा, 2 केबल्स मतलब सर 2 मतलब पेयर्स के हिसाब से 4 पेयर 4 1 होता है? नहीं, पेयर के हिसाब से 1 पेयर। ओके सर, थैंक यू सर। सर पेयर मतलब जोड़ा। जी जी बताइए। सर अगर फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर RJ11 एंड RJ45 को सर कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एग्जैक्टली मैंने अभी यही चीज बताई थी। RJ11 आपका जो यूज होता है दैट इज मीन फॉर अ टेलीफोन कम्युनिकेशन। ओके सर, ठीक है, टेलीफोन कम्युनिकेशन, और बेसिकली वो एनालॉग सिग्नल्स की ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। ओके देखने में आपको ये जो जैक्स है
सिमिलर ही दिखेंगे। मैं आपको दिखा भी दूं दोनों के डिफरेंस। RJ11 इसमें सिर्फ एक पेयर होता है, मतलब 2 वायर्स, ठीक है। That means one used for trans and second one used for receive. एग्जैक्टली। टेलीफोन लाइन, अगर आपके पास कोई लैंडलाइन टेलीफोन है Okay, sir. तो आप उसमें देख सकते हैं ये चीज RJ11, ठीक है। ये देखो डिफरेंस, RJ45, RJ11 और एक और आता है BNC कनेक्टर, वो अलग चीज है। 45 RJ45 में 8 तारे, RJ11 में सिर्फ 2 तारे, ठीक है। Yes, sir. दिखने में दूर से एक ही जैसे लगेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन करंट टेक्नोलॉजी वी कैन यूज अ स्ट्रेट थ्रू केबल इवन फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन 2 कंप्यूटर। या यू कैन यूज, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रॉसओवर केबल? बेनिफिट तो है ही है। हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप एडवांस हुए हैं, आजकल के स्विचेस और राउटर्स ऐसे नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। अगर आपको एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट करना हुआ तो वो भी तो सिमिलर काइंड ऑफ डिवाइस है। Then you will be required with a cross pair cable. Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Our question है, if we properly place all the wires on jack but cut 4, 5, 7, 8 in mid, does it affect speed or bandwidth? Not at all. अच्छा, थोड़ा सा एक मेरा क्वेश्चन है, पूछो। Yes, sir. Sure, sir. Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 4, 5, 7, 8 नहीं यूज होते हैं तो क्या होते हैं, किस लिए? तो क्या यूज किया जा सकता है? शायद अर्थिंग या पावर सर। पावर या अर्थिंग सर। पावर और इथरनेट के लिए यूज करते हैं। मनदीप, आप क्या करते हैं अभी? सॉरी सर। आप क्या करते हैं अभी? सर फ्री हूँ सर अभी तो। I mean any job or something? यस सर, पहले नेटवर्क इंजीनियर था। हेलो फिर आप यहाँ क्या करते हो? सर मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे, उसी रिगार्डिंग में। क्योंकि आपके आंसर सबसे जल्दी और सबसे सही आते हैं। सर एक्चुअली मेरे कुछ कंसेप्ट्स, इसके फर्दर कंसेप्ट जो राउटिंग पे हैं वो कुछ क्लियर नहीं है, तो मैं इसलिए कोई इश्यूज नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यू आर एट द राइट प्लेस। यस सर। देखिए, मैं बाकी लोगों को भी बता दूं कि जो बाकी केबल्स हैं उनको हम लोग कभी-कभी पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज कर लेते हैं। आपने नाम सुना होगा कभी-कभी PoE, पावर ओवर ईथरनेट, सुना है? Yes, sir. कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनसे हमें डेटा और पावर दोनों की वहां पे ट्रांसमिशन करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे एक एग्जांपल, एक वाईमैक्स कनेक्शन आता था, सुना है आपने? वाईमैक्स कनेक्शन सुना है आपने? No, sir. नहीं सुना? यस सर। यस दूर दराज में BSNL एक आपको सर्विस प्रोवाइड करता था। Okay, sir. मैं डिवाइस आपको दिखा दूं एग्जैक्टली, अगर वो डिवाइस मिल जाए मुझे इसके याद है। ये इसी से दिखा देता हूं, चलिए। ये इमेज अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ इतने पे ध्यान दीजिएगा। हमारा PC जो था उसके बगल में एक इंडोर रिसीवर रहता था जो कि राउटिंग का काम करता था, ठीक है? Okay. और एक एंटीना हमारे छत पे लगा हुआ होता था, That's good. ठीक है? एंटीना से वायर जो नीचे आती थी इस मॉडेम तक, That is PoE. उस अच्छा, इसमें जो एंटीना है इसमें एम्पलीफायर भी लगे हुए हैं, ठीक है? रिसीवर लगे हुए हैं,
तो डेटा को रिसीव कर रहे हैं। एम्पलीफायर के लिए हमें पावर की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो ये जो एंटीना छत पे रखा हुआ था, क्या यहाँ पे अडाप्टर लगा के पावर लगाना प्रैक्टिकल था? नहीं था। तो हमने यूज किया जो केबल हमारी खाली थी 4 5 7 8, जो हमारा एम्प्टी था, ठीक है। उसी एम्प्टी वाले में हमने इस एम्पलीफायर के लिए पावर भेज दिया। कहाँ से? इसी राउटर से भेज दिया, ठीक है। और जो बाकी TX RX वाले हैं वो अपना काम तो कर ही रहे। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों इस तरह से किया? ऊपर छत पे चलो डेटा तो ले आना हो तो मजबूरी है, लेकिन अगर उसको पावर पहुंचाना हो तो ऊपर पूरा एक्सटेंशन कॉर्ड और वो